इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। लेकिन डायस्ट्रा जो हमने किया था वो भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम था। तो डायस्ट्रा और बेलमैन में जो फ़र्क है वो ये है कि डायस्ट्रा नेगेटिव वेट के लिए काम नहीं करता। डायस्ट्रा लाजिम नहीं है कि वो उसमें सारे नेगेटिव वेट्स अगर आप प्लेस करें तो वो सब नेगेटिव वेट्स ग्राफ के लिए ही गलत काम करे। मुमकिन है कि वो किसी के लिए ठीक करे और किसी के लिए ठीक ना करे। लेकिन डायस्ट्रा जो है वो नेगेटिव वेट्स के लिए बना नहीं है। बेलविन फोर्ड जो है वो स्पेसिफिकली नेगेटिव वेट्स के लिए डिज़ाइन हुआ है, तो ये नेगेटिव वेट्स पे बहुत ही अच्छी तरह वर्क करता है और बहुत एफिशिएंटली रिजल्ट देता है। लेकिन तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि सिर्फ हम बेलमन फोर्ड को ही क्यों नहीं यूज़ करते जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सॉल्व करता है। तो जवाब इसका ये है कि बेलमन फोर्ड जो है वो बहुत ही स्लो एल्गोरिथम है डायस्ट्रा के निस्बत। तो इसलिए हम डायस्ट्रा को पॉजिटिव के लिए कंसिडर करते हैं क्योंकि डायस्ट्रा फास्ट है, और बेलमन को हम सिर्फ नेगेटिव के लिए ही कंसिडर करते हैं। अब डायस्ट्रा और बेलमन फोर्ड में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए वो सेम है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ मैंने इस वक्त अब डायरेक्टेड ग्राफ ले लिया है ताकि डायरेक्टेड ग्राफ का आइडिया हो जाए आप लोगों को। इससे पहले अब तक जितने भी ग्राफ हम सॉल्व करते हैं वो सारे इनडायरेक्टेड ग्राफ्स थे। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं बेलमन फोर्ड को, इसमें भी डायस्ट्रा की तरह एक नोड को हम सोर्स नोड ले लेते हैं और जिसे हम सोर्स नोड कंसीडर करते हैं, तो उस सोर्स नोड से उसका अपना खुद तक का डिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली ज़ीरो होता है। तो हम इनिशियली उसे ज़ीरो लेते हैं और बाकी तमाम को इन्फिनिटी पे कंसिडर करते हैं, जिस तरह हमने डायस्ट्रा में किया था। और उसके बाद उस ज़ीरो जो नोड हमने सोर्स नोड लिया उस सोर्स नोड से पाथ फाइंड करना शुरू करते हैं। तो जब हम ए से बी तक का पाथ फाइंड करेंगे तो ए हमारा हो जाएगा यू, डिस्टेंस ऑफ यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस कॉस्ट ऑफ यू और वी यानी उसके पाथ की जो कॉस्ट है जो कि 3 है। तो 0 प्लस 3 इज लेस देन बी, इनिशियली इन्फिनिटी पर है, तो 0 प्लस 3 इज लेस देन इन्फिनिटी, जो कि ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम डी ऑफ वी यानी डिस्टेंस ऑफ वी को, जो कि इस कंडीशन में बी है, डिस्टेंस ऑफ बी को अपडेट कर देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ऑफ यू प्लस कॉस्ट ऑफ यू प्लस वी, यू वी, जो था 0 प्लस 3, यानी बी अपडेट हो जाएगा 3 से। सेम केस सी के ऊपर है, तो 0 प्लस -1 सी अपडेट हो जाएगा -1 से, 0 प्लस -2 डी अपडेट हो जाएगा -2 से। लेकिन बेलमन फोर्ड को डायस्ट्रा की तरह सिर्फ एक बार सॉल्व नहीं करते, बल्कि इसे जब एक बार कंप्लीट सारे नोड्स को, सारे पाथ्स को, सारे एजेस को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद हम दूसरी दफ़ा फिर चेक करते हैं, तीसरी दफ़ा फिर चेक करते हैं और उस वक्त तक चेक करते हैं जब तक कि हमारे पास वो n-1 टाइम्स तक चेक ना हो जाए। तब तक हम बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम को सॉल्व करते रहते हैं। यानी ये जो सामने आपके एग्जाम्पल नजर आ रही है जिसमें 4 वर्टाइसेस मौजूद हैं, तो 4 वर्टाइसेस की मौजूदगी में इसको मुझे जो चेक करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कि वो आइट्रेशंस हैं, मुझे इसे 3 दफ़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम में बहुत से ग्राफ्स ऐसे आते हैं जो पहली आइट्रेशन में कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होते। पहली आइट्रेशन में उनका जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा होता है वो ठीक नहीं होता, वो दूसरी आइट्रेशन में ठीक होता है, फिर तीसरी आइट्रेशन में और बेटर होता है। लेकिन कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो पहली आइट्रेशन में ही सही रिजल्ट दे देते हैं। तो अगर आपकी पहली आइट्रेशन में जो रिजल्ट आ रहा है वही सेकंड में भी वही आ रहा है और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, तो चाहे उसे हमने n-1 अगर तो 6 वर्टेक्स में उसे 5 टाइम्स भी करना है और वो दूसरी आइट्रेशन में भी सेम रिजल्ट दे रहा है, तो हम दूसरी पर ही उसे स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि n-1 टाइम्स वो मैक्सिमम टाइम है जिसके ऊपर कोई भी आइट्रेशन बिल्कुल ठीक हद तक बैठ सकती है। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा और कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास नेगेटिव वेट भी मौजूद है, डायरेक्शन भी मौजूद है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वेट्स दोनों मौजूद हैं। ए से डी तक -1 है, नेगेटिव वेट है। ए से सी तक -2 है, ये एक नेगेटिव वेट है। बी से सी तक 4 पॉजिटिव वेट है। ए से बी तक पॉजिटिव वेट है। सी से डी तक पॉजिटिव वेट है।
तो उन तमाम एजेस को मैंने लिख लिया है ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि पहली आइट्रेशन यानी पहले सर्कल में मैंने कितने एजेस चेक करने हैं। तमाम एजेस चेक करने के बाद ही एक आइट्रेशन ख़त्म होती है। पहली आइट्रेशन में ए से बी, ए से सी, ए से डी, उसके बाद बी से सी, बी की और कोई एज बाकी नहीं है, फिर सी पर आते हैं तो सी से डी, और डी की कोई और एज तो वैसे ही नहीं है और कोई बकाया भी नहीं है। अगर डी से कोई और एक एरो आउटवर्ड होता तो उसकी एज को हम कंसिडर करते हैं क्या वो पहले हो चुकी है या नहीं। तो डी से कोई आउटवर्ड एज नहीं है तो इसका मतलब डी की कोई भी एज नहीं है। तो इन एजेस को अगर हम चेक करें और अगर मैं रूट नोड ले लेता हूँ या सोर्स नोड कंसिडर करता हूँ ए को, तो ए ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट 0 पर होगी और बाकी सारी इन्फिनिटी पर होंगे। बी, सी एंड डी तमाम इन्फिनिटी पर आ गई हैं। तो अब जब मुझे इसे सॉल्व करना है तो लाजमी तौर पर मैं इसे सॉल्व करूँगा सेम फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फार्मूला हमने अभी देखा है। तो उस फार्मूला में अगर मैं ए से बी तक पहले इस एज को सॉल्व करता हूँ तो ए जो है वो यू हो जाएगा। लेट मी शो यू द ये ग्राफ है और मुझे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ए से बी तक अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ए जो है वो u बन जाएगा और b जो है वो v बन जाएगा। तो d ऑफ u क्या है? d ऑफ u जो है वो 0 है, वो मैंने लिख दिया 0। कॉस्ट u से v तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? वो 6 है। तो 0 प्लस 6 इज लेस देन d ऑफ v क्या है? वो इन्फिनिटी है। तो 0 प्लस 6 इज लेस देन इन्फिनिटी, ये स्टेटमेंट क्योंकि ट्रू है तो जब ट्रू हो जाएगी तो मुझे d ऑफ v जो कि इस केस में b है उसे अपडेट करना पड़ेगा, और मैं अपडेट करूंगा तो वो अगेन 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने और अटैच नहीं किए क्योंकि डायस्ट्रा में हम ऑलरेडी इस फार्मूले को देख चुके हैं कि वर्क कैसे करता है। तो जब मैं ए से बी तक आ रहा हूँ तो मेरे पास ये अपडेट होके 6 हो गया। जब मैं ए से सी की तरफ जाता हूँ तो 0 माइनस 2 जो है वो माइनस 2 हो जाएगा, और जब मैं डी की तरफ जाऊँगा तो 0 माइनस 1 जो है वो माइनस 1 हो जाएगा। जिसे समझ नहीं आ रहा वो फार्मूले में प्लेस करके देख सकता है। वरना इतना आइडिया आपको हो जाना चाहिए कि इसे आप फास्टली कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने ए से डी तक सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद आते हैं बी से सी की तरफ। बी सी, बी से सी की तरफ जब मैं मूव करूंगा तो बी 6 है, यू जो है वो 6 है, वी जो है वो -2 है। तो डी यू प्लस सी ऑफ यू वी जो है वो हो जाएगा 10, 6 प्लस 4 10। 10 इज लेस देन -2, नहीं ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम सी को अपडेट नहीं करेंगे। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे सी डी की तरफ चलते हैं। तो सी है u, तो d ऑफ u -2 प्लस कॉस्ट ऑफ v यानी 4, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस का 2 जो कि -1 से बड़ा है तो हम इसे अपडेट अगेन नहीं करेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइट्रेशन जिसमें तमाम एजेस को हमने सॉल्व कर लिया। जब हम सेकेंड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं तो सेकेंड आइट्रेशन को अगेन सोर्स नोड से स्टार्ट करें। तो 0 प्लस 6 6, कोई चेंज नहीं है। 0 -1 -1, 0 -2 -2, कोई चेंज नहीं है। और B से C तक अगेन 6 प्लस 4 10, यहाँ भी -2 छोटा है 10 से तो हम इसे भी चेंज नहीं करेंगे। -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 भी बड़ा है -1 से तो हम इसे भी चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड आइट्रेशन भी हो गई है, लेकिन सेकेंड आइट्रेशन में कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। जब कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है तो हमें सेकेंड आइट्रेशन के बाद कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ए का 0 है, बी का 6 है, सी का -2 है और डी का -1 है।